तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे धातुकर्म में ऊष्मागतिकी का सिद्धांत। देखिए, ऐसा है कि धातुकर्म में ऊष्मागतिकी के साथ साथ जो आपका वैद्युत रसायन है उसका भी सिद्धांत लागू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर दो सूत्र पढ़ेंगे, जिसमें से आपने ये पढ़ा होगा गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन, समीकरण नंबर 1, जिसमें से डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। ओके, तो डेल्टा जी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, जहां पे डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन है, टी टेम्परेचर और डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है। इसको आपने ऊष्मागतिकी के चैप्टर में यानी 11th क्लास में ऊष्मागतिकी के चैप्टर में आपने इसको पढ़ा होगा। डेल्टा एच एंथैल्पी है और डेल्टा एस एंट्रोपी। एंट्रोपी मतलब क्या होता है कि अव्यवस्था के मापदंड को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो अव्यवस्था क्या है, यानी कि आपको ये पता है कि जैसे मान लीजिए ठोस है, तो ठोस के अणु परमाणु या आयन जो होते हैं बहुत ही व्यवस्थित होते हैं। द्रव के अणु परमाणु आयन जो होते हैं वो थोड़ा सा ठोस की तुलना में अव्यवस्थित होते हैं और सबसे ज़्यादा अव्यवस्था होती है गैस के परमाणुओं में। आपने देखा होगा कि गैस के जो परमाणु होते हैं सभी संभव दिशाओं में अलग अलग गति के साथ में गति करते रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर किसी भी पदार्थ में अव्यवस्था होती है तो वो गैस अवस्था होती है। तो यहाँ पर T तापमान है। आपने देखा कि ऊष्मागतिकी का सिद्धांत हम थर्मोडायनेमिक्स में क्यों लागू कर रहे हैं, तो अभी आपने देखा था कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में। यानी कैल्सिनेशन में आपने देखा था हाइड्रेट युक्त खनिज कार्बोनेट युक्त खनिजों को हवा की अनुपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करते थे तो धातु का ऑक्साइड मिलता था। उसके बाद में जो आपका रोस्टिंग था, रोस्टिंग जो प्रोसेस है उसमें सल्फर युक्त खनिजों को हवा की उपस्थिति में उच्च तापमान पर गर्म करते थे तो हम क्या प्राप्त करते थे, धातु के ऑक्साइड प्राप्त करते थे और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता था। लेकिन जब आप रासायनिक अपचयन किए तो रासायनिक अपचयन के दौरान आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का उपयोग किया और कार्बन का उपयोग किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब अपचायक की तरह आप कार्बन का उपयोग कर रहे थे और कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग कर रहे थे। तो उस दौरान भी आपने टेम्परेचर दिया था। इसका सीधा सा मतलब है कि ऊष्मागतिशास्त्र यानी कि धातुकर्म में ऊष्मागतिशास्त्र का समावेश है। अब धातुकर्म में ऊष्मागतिशास्त्र का समावेश है तो आप इतना कह सकते हैं कि तापमान पर आधारित धातुकर्म की पद्धति को हम पायरोमेटलर्जी यानी पायरो धातुकर्म कहते हैं। यानी कि ऊष्मागतिशास्त्र पर आधारित यानी तापमान पर आधारित धातुकर्म की वह पद्धति जो तापमान पर आधारित हो उसे हम पायरोमेटलर्जी यानी कि आप कह सकते हैं पायरो धातु का। इस प्रकार आपने देखा कि समीकरण नंबर 1 में डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, जिसमें से डेल्टा जी है वो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, डेल्टा एच एंथैल्पी परिवर्तन और टी टेम्परेचर यानी तापमान और डेल्टा एस जो है वो एंट्रोपी परिवर्तन है यानी कि एंट्रोपी चेंज। अब सवाल यहाँ पर है कि डेल्टा जी के 3 मान हो सकते हैं। नंबर 1, यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है तो वह अभिक्रिया स्वतः होगी और अग्र दिशा में जाएगी। यदि डेल्टा जी का मान 0 है तो अभिक्रिया साम्यावस्था में होगी, यानी कि अग्र दिशा का वेग और पश्च दिशा का जो वेग है वो समान होगा। और डेल्टा जी का मान अगर आपका पॉजिटिव है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं होगी, यानी कि अभिक्रिया अग्र दिशा में स्वतः नहीं होगी लेकिन पश्चिम दिशा में अभिक्रिया स्वतः हो सकती है। अब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर भी टेम्परेचर लिया है, इसलिए जो आपका ऊष्मागतिशास्त्र का जो रूल है वो धातुकर्म में अप्लाई हो रहा है। इसके साथ साथ एक समीकरण नंबर दूसरा आपका है डेल्टा जी बराबर माइनस आर टी एल एन के, जहाँ पर डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है और जो के है वो है साम्य स्थिरांक यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, अब जो आपका डेल्टा जी का मान है वो के मान पर निर्भर करता है और साथ में टी के मान पर निर्भर करता है, क्योंकि जो आर है वो गैस कांस्टेंट है। तो डेल्टा जी और के बीच में जब अगर हम संबंध बताएं तो आप इतना कह सकते हैं कि यदि के का मान 1 से ज़्यादा हो, यदि के का मान 1 से ज़्यादा हो तब डेल्टा जी का मान जो होगा वो निगेटिव होगा। यदि के का मान 1 से ज़्यादा हो तो डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा। अगर डेल्टा जी का मान निगेटिव है इसका मतलब रिएक्शन अग्र दिशा में जा रहा है, यानी कि रिएक्शन स्वतः होगा।
दूसरा आपका है k इज लेस देन 1, यानी कि k का मान 1 से कम है। अगर k का मान 1 से कम होता है तो जो डेल्टा g का मान होता है वो पॉजिटिव होता है। डेल्टा g का मान अगर पॉजिटिव है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अभिक्रिया अग्र दिशा में नहीं जा रहा बल्कि अभिक्रिया पश्च दिशा में आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तीसरा कंडीशन है कि यदि k बराबर 1 हो तो डेल्टा g बराबर 0, यानी यदि k का मान 1 हो जाए तो आपको पता है कि log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है, तो पूरा का पूरा जो वैल्यू है वो 0 में चला जाएगा। तो इस प्रकार डेल्टा जी 0 हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि साम्यावस्था हो गया। और आपको ये बता दें कि k का मान 1 से अधिक होता है तो अभिक्रिया अग्र दिशा में जाता है, k का मान 1 से कम होता है तो अभिक्रिया पश्च दिशा में जाता है, और k का मान अगर 1 है तो वो अभिक्रिया साम्यावस्था में होता है। तो इस प्रकार आपको हमने बताया। अब यहाँ पर धातु कर्म में जो डेल्टा H है, धातु कर्म में डेल्टा H है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि एंडोथर्मिक यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है ये, उष्मा शोषी, क्योंकि धातु कर्म में हमेशा हम टेम्परेचर देते हैं और वह रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब हम तापमान देते हैं। इसका मतलब है कि डेल्टा H जो है वो उष्मा शोषी होती है, किसके लिए? धातु कर्म में। परंतु डेल्टा G के लिए, यानी डेल्टा G का जो मान है, डेल्टा G का जो मान है वो नेगेटिव तब आएगा जब T डेल्टा S का मान डेल्टा S से अधिक हो जाए, यानी T डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा H, यानी कि T डेल्टा S का मान अगर डेल्टा S से अधिक हो जाए तो डेल्टा G का मान किस में चला जाएगा? नेगेटिव में। तो अभिक्रिया क्या होगी? स्वतः होगी। आपको ये पता है कि जो एंट्रोपी है वो तापमान बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। इसका मतलब कि जो आपका T है, अगर आप तापमान बढ़ाते हैं तो ठोस द्रव में जाता है, एंट्रोपी बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाते हैं तो द्रव गैस में जाता है, फिर एंट्रोपी बढ़ गई। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ एंट्रोपी बढ़ती है, तो T और डेल्टा S का जो गुणनफल होता है उसका मान बहुत अधिक हो जाता है। यदि T डेल्टा S का मान बहुत अधिक हो गया और डेल्टा H का मान कम हो गया तो जो डेल्टा G का मान है वो माइनस में हो जाता है, यानी कि नेगेटिव हो जाता है, तो अभिक्रिया स्वतः होती है। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं कि माना कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसके लिए डेल्टा H का मान पॉजिटिव है, तो उस अभिक्रिया को किसी अन्य अभिक्रिया के साथ जोड़ते हैं जिसके लिए डेल्टा G का मान अधिक ऋणात्मक हो, तो वह अभिक्रिया स्वतः होगी। यानी कि दूसरा कंडीशन यह है कि अगर मान लेते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया स्वतः नहीं हो रही है लेकिन उसके लिए डेल्टा G का मान पॉजिटिव है, परंतु उस अभिक्रिया को किसी ऐसे अभिक्रिया के साथ जोड़ दें जिसके डेल्टा G का मान अधिक ऋणात्मक हो, तो दोनों को जब अभिक्रियाएं जोड़ेंगे यानी अभिक्रियाओं का संयुग्मन करेंगे तो डेल्टा G का मान निगेटिव आ जाएगा, तो वो अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण में बताया कि यहाँ पर आपका हो गया समीकरण नंबर 1 यानी अभिक्रिया नंबर 1 2Fe2O3 को जब हमने गर्म किया तो ये हो गया आपका 4Fe + 3O2, जिसमें से डेल्टा G का मान जो है वो है प्लस 1487। देखिए ये जो मान है वो कैलकुलेशन मान है, वो आपका साइंटिस्ट ने ये कैलकुलेट मान दिया है कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए डेल्टा G का जो मान है वो प्लस 1487 किलो जूल पर मोल है। एक दूसरी अभिक्रिया है कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन की गैस में जलाते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपको पता है कि जितनी भी दहनशील अभिक्रियाएं होती हैं सब ऊर्जाएं मुक्त करती हैं, तो इसके लिए डेल्टा G का मान कितना है? -514.4 किलो जूल। ठीक, अब सवाल यह है कि समीकरण नंबर 2 यानी कि अभिक्रिया नंबर 2 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो 3 से अगर हम गुणा करते हैं तो 3 × 2CO + 3O2 बराबर 3 × 2CO2, यानी कि डेल्टा G बराबर 3 × -514.4, तो टोटल डेल्टा G आपको आने वाला है -1443.2। अब ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 और 3 को अगर हम जोड़ दें तो समीकरण नंबर 1 को हम जोड़ रहे हैं, समीकरण नंबर 1 को जोड़ दिया हमने और समीकरण नंबर 3 को हमने जोड़ दिया। तो इस प्रकार दोनों तरफ एरो के लेफ्ट साइड अभिकर्मक, एरो के राइट साइड उत्पाद, दोनों तरफ जो आपका है 3O2 और 3O2 कट जाते हैं। उसके बाद में फिर आपको बच जाता है 2Fe2O3 + 6CO = 4Fe + 6CO2। अब हम क्या करेंगे कि जो डेल्टा G का मान पहली अभिक्रिया के लिए है और जो डेल्टा G का मान तीसरी अभिक्रिया के लिए है उसको भी हम जोड़ेंगे। तो इस प्रकार जब हम जोड़ते हैं तो 1487 - 1543.2 बराबर 56.2 हो जाता है। इसका मतलब है कि इन दोनों अभिक्रियाओं को हमने जोड़ा है तो इस अभिक्रिया को
हम संयुग्मन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। और इस कपलिंग रिएक्शन के बाद हमने पता चला कि जो डेल्टा जी है वो -56.2 है। इसका मतलब है कि डेल्टा जी माइनस में आ गया। इसका मतलब ये अभिक्रिया स्वतः होगी और अग्र दिशा में जाएगी। ठीक है, अब ऊष्मागत शास्त्र पर आधारित जो एलिंघम डायग्राम है उसको हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक का अगला जो टॉपिक है वो है एलिंघम डायग्राम। एलिंघम एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने ये बताया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से धातु के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन को दूर करने के लिए कौन सा अपचायक उचित है, कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड अथवा कोई भी धातु। सबसे पहले एलिंघम ग्राफ धातु के ऑक्साइड बनने के लिए डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन और टी टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाया गया है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि M + O2 = MO, जिसमें से मेटल M सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और जो आपका MO है वो सॉलिड है। यानी कि धातु ठोस है और MO यानी धातु का ऑक्साइड भी ठोस है, जबकि आपका जो ऑक्सीजन है वो गैस है। तो आपको ये पता है कि डेल्टा N जब हम G निकालते हैं, यानी डेल्टा N और G जब हम निकालते हैं तो हम लिखते हैं NP - NR, यानी कि उत्पाद का मोल और उसमें से अभिकारक का मोल हम माइनस करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या दिख रहा है कि उत्पाद में कोई भी गैस नहीं है, तो यहाँ हमने लिख दिया 0, और अभिकर्मक में एक गैस है जिसमें हमने लिख दिया 1। तो 0 - 1 = -1 है। इसका मतलब क्या है कि जब आपका मोलों की संख्या घटती है तो एंट्रोपी घट जाएगी, यानी एंट्रोपी का मान ऋणात्मक हो जाएगा। अगर एंट्रोपी का मान ऋणात्मक हो गया तो T डेल्टा S का मान जो होता है वो डेल्टा H से कम हो जाता है, जिससे T डेल्टा S का मान धनात्मक हो जाएगा, डेल्टा H का मान भी धनात्मक हो जाएगा और डेल्टा G का मान भी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार जो MO बनने के लिए जो ग्राफ का ढाल है वो धनात्मक होता जाता है। इसलिए जो आपके ग्राफ होते हैं वो कम अधिक ऋण से कम ऋण की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 हो गया एलिंघम डायग्राम का। नंबर 2, एलिंघम ग्राफ में रेखा सीधी जा रही है। आप एलिंघम डायग्राम अभी मैं थोड़ी देर में बनाऊंगा तो आप देखेंगे कि जो एलिंघम ग्राफ है उसमें रेखा सीधी जा रही है और अचानक तेजी से धनात्मक दिशा में मुड़ जाती है। यानी एलिंघम ग्राफ में रेखा सीधी जा रही है और अचानक तेजी से धनात्मक दिशा में मुड़ जाती है, तो वह अवस्था परिवर्तन को बताता है। अवस्था परिवर्तन मतलब ठोस द्रव में बदल गया अथवा द्रव जो है वो गैस में बदल गया। अगर ठोस द्रव में बदल गया इसका मतलब क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट, और अगर आपका द्रव गैस में बदल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो इस प्रकार अगर आप एलिंघम ग्राफ को देख रहे हैं और एलिंघम ग्राफ में जो ग्राफ है वो सीधी जा रही है और सीधे जाते जाते अचानक ही बहुत तेजी के साथ धनात्मक दिशा में मुड़ जाता है, तो वह जिस स्थान से धनात्मक दिशा मुड़ता है इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर अवस्था परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है तापमान बढ़ने पर ऐसा बिंदु जिसमें डेल्टा G = 0, यानी तापमान आप बढ़ाते जाते हैं तो एक ऐसा बिंदु आता है जिसमें डेल्टा G = 0 होता है। तो वो रेखा को, यानी कि जो आपका ग्राफ है वो रेखा को पार करता है, तो उसके नीचे का जो ऑक्साइड है डेल्टा G ऋणात्मक होगा, यानी कि तापमान बढ़ने के साथ साथ आपका जो डेल्टा G है वो बढ़ता चला गया और ऐसे कंडीशन में चला गया माइनस से किसमें पहुंच गया, 0 में। तो अगर डेल्टा G का मान माइनस से 0 में चला गया तो रेखा को पार करता है, तो उसके नीचे वाला जो ऑक्साइड है, यानी उसके नीचे जो ऑक्साइड का डेल्टा G है वो ऋणात्मक होता है। तो MO जो है वो अस्थायी होगा, यानी कि डेल्टा G = 0 के ग्राफ से जो नीचे ग्राफ आएगा MO के लिए, उसके लिए डेल्टा G का मान ऋणात्मक होगा। तो MO क्या होगा, यानी कि धात्विक ऑक्साइड जो होगा वो अस्थायी होगा। लेकिन उस डेल्टा G के ऊपर जब ग्राफ बिंदु के ऊपर एंड जहाँ पर डेल्टा G = 0 है, उस बिंदु से जब ऊपर की तरफ आपका ग्राफ जाता है तो वहाँ पर जो MO बनने का है डेल्टा G वो धनात्मक होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वहाँ पर जो मेटल ऑक्साइड है वो अस्थायी नहीं होगा, बल्कि उसका विघटन आसानी से होगा। उसके बाद में जो एलिंघम डायग्राम है वो यह भी बताता है, यह ग्राफ सल्फाइड के लिए बनाया जा सकता है, हैलाइड के लिए भी बनाया जा सकता है, और इस ग्राफ से आपको ये पता चल सकता है कि मेटल सल्फाइड का अपचयन करना कितना कठिन है और क्यों। अब ये तो रहा आपका एलिंघम डायग्राम के बारे में हमने आपको कुछ बताया। अभी हमने आपको एलिंघम डायग्राम बनाया नहीं है, लेकिन एलिंघम डायग्राम हम बनाने से पहले आपको उनके जो पॉइंट थे वो हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद में आपका है मर्यादा। तो मर्यादा नंबर 1, यह ग्राफ यह बताता है कि कोई भी अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं संभव है
और कौन सा धातु ऑक्साइड किस अपचायक की उपस्थिति में और कितने तापमान पर विघटित होगा यह बताता है, परंतु यह रासायनिक बलगत के बारे में कुछ नहीं बताता। यानी कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितना तीव्रता से होगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने के पश्चात कितना उत्पाद और कितना अभिकर्मक बचे रह जाएंगे, इसके बारे में एलिंघम डायग्राम कोई भी जानकारी नहीं देता। यानी एलिंघम डायग्राम से आप ये बता सकते हैं कि अभिक्रिया स्वतः है या नहीं है और कौन सा धातु ऑक्साइड किस अपचायक उपस्थिति में और कितने तापमान पर अपचयित होगा, धातु हमको प्राप्त होगा। लेकिन जो आपका एलिंघम डायग्राम है वो रासायनिक बलगत के बारे में कुछ भी नहीं बताता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया कितने वेग से जाएगी, या अभिक्रिया कितने समय में पूर्ण होगी, या अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात कितना अभिकर्मक बचेगा और कितना उत्पाद बनेगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता। और जो दूसरा पॉइंट है आपको मैंने बताया कि जो डेल्टा जी इजिकल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसी के आधार पर एलिंघम डायग्राम बनाया गया है। लेकिन एक और भी होता है जो डेल्टा जी होता है वो साम स्थिरांक के पर भी निर्भर करता है। तो डेल्टा जी इजिकल टू माइनस आर टी एल एन के पर भी आधारित होता है। इसमें यह माना गया है, यानी कि एलिंघम डायग्राम में यह माना गया है कि जो अभिकर्मक और उत्पाद हैं हमेशा साम्य अवस्था में होते हैं, लेकिन यह सदैव सत्य नहीं होता। इसलिए सदैव सत्य नहीं होता क्योंकि उद्योगों में जो अभिक्रियाएं होती हैं वो अभिक्रियाएं बहुत कम समय के लिए ही साम्य अवस्था में होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया अधिक समय तक साम्य अवस्था में रह गया तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा, जिससे अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। अगर अभिक्रिया का वेग कम हो गया, इसका सीधा सा मतलब है कि आपका खर्च बढ़ जाएगा। तो एलिंघम डायग्राम से आपको ये डिसाइड करना होता है कि कम तापमान पर अच्छे अपचायक उपस्थिति में कम खर्च में हमें धातु प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर हमने जो दूसरा बताया कि जो डेल्टा जी है वो साम स्थिरांक के पर भी निर्भर करता है, लेकिन इस डायग्राम में माना गया है कि अभिकर्मक और उत्पाद साम्यावस्था में ही होते हैं, परंतु यह सदैव सत्य नहीं होता क्योंकि औद्योगिक जो अभिक्रियाएं होती हैं वो बहुत ही कम समय के लिए साम्यावस्था में होती हैं। अब हम एलिंघम डायग्राम को अलग अलग ढंग से आपको समझाएंगे और लास्ट में हम आपको पूरा का पूरा एलिंघम डायग्राम बना करके आपको दिखाएंगे और आपको ये पता चलेगा कि कौन से धातु के लिए कौन सा धातु प्रबल अपचायक होगा अथवा दुर्बल अपचायक होगा। माना एक अभिक्रिया है M, मतलब धातु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ाते बन गया आपका MO। इस अभिक्रिया के लिए हमने ग्राफ बनाया जिसमें से आप देख पा रहे हैं कि डेल्टा G नॉट F और T के बीच हमने ग्राफ खींचा है। तो ये आपकी अभिक्रिया हो गई M प्लस O2 इज इक्वल टू MO। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पे हमने लिखा है डेल्टा G फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है जिसको हमने लिख दिया A। अब A पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो आपका है T1। ठीक है, अब ये जो ग्राफ है वो दो पार्ट में बट रहा है। एक पार्ट आपका ग्राफ का ये हो गया जो कि A बिंदु से पहले है और दूसरा जो पार्ट है वो A बिंदु के बाद है। ठीक है, अब इसको आपको देखना है कि बिंदु A के नीचे डेल्टा G का मान ऋणात्मक होगा क्योंकि बिंदु A के नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है डेल्टा G इज इक्वल टू 0 है, तो बिंदु A के पहले जो डेल्टा G का मान है वो ऋणात्मक होगा। तो M प्लस O2 इज इक्वल टू MO अभिक्रिया स्वतः होगी, यानी कि M प्लस O2 इज इक्वल टू MO की जो अभिक्रिया है वो स्वतः होगी। लेकिन बिंदु A के ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी बिंदु A के ऊपर अगर आप जाते हैं, यानी ये वाला जो भाग है, इस भाग में अगर आप जाते हैं तो डेल्टा G का मान क्या हो जाता है धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे हो गया आपका 0। इससे ऊपर अगर आप जाते हैं तो डेल्टा G का मान धनात्मक हो जाता है। तो अगर डेल्टा G का मान धनात्मक हो जाता है तो M प्लस O2 इज इक्वल टू MO, ये अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी। लेकिन अगर आप देखें तो अगर डेल्टा G का मान धनात्मक है तो M प्लस O2 बराबर MO अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन MO से M प्लस O2 का विघटन की अभिक्रिया स्वतः होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका मान धनात्मक है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ पर अगर हम उल्टी दिशा में जाएं तो इसका मान क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ से यहाँ की तरफ जाते हैं तो अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, यानी कि जो धातु है वो धातु ऑक्साइड में नहीं बदलेगा। लेकिन अगर धातु ऑक्साइड है तो उसका जो अपचयन है, यानी उसका जो विघटन है वो आसानी से MO से किस में बदल जाएगा, M और O2 में बदल जाएगा। तो इस प्रकार MO से O2 में विघटन की अभिक्रिया होगी, स्वतः होगी, क्योंकि MO और MO2 के लिए डेल्टा G का मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर
यदि हम तापमान T1 तापमान के पहले यानी कि T1 तापमान के पहले, ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका T1 तापमान लिखा है, तो T1 तापमान के पहले T1 तापमान के पहले MO बराबर M+O2 में नहीं बदलेगा। यानी कि जो आपका T1 तापमान है, T1 तापमान से जो पहले है वो जो MO है वो M+O2 में नहीं बदलेगा, परंतु T1 तापमान के जब आप ऊपर जाते हैं, T1 तापमान के बाद जाते हैं, तो जो MO है वो M+O2 में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक और हमने ग्राफ बनाया है जिसमें से हमने 3 धातुएं लिया है, एक सिल्वर ऑक्साइड है, दूसरा मर्क्यूरी ऑक्साइड है और तीसरा आपका है जिंक ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड यहाँ से आपका है, ये सिल्वर ऑक्साइड का ग्राफ आपको दिख रहा है। ये दूसरा जो ग्राफ है वो आपका मर्क्यूरी ऑक्साइड का है और ये जो ग्राफ है वो है जिंक ऑक्साइड का। जहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो अचानक यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आपको मिल रहा है इसको आप कह सकते हैं फेज ट्रांसफर यानी कि अवस्था परिवर्तन यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ग्राफ में। इस ग्राफ में जरा देखिए कि जो Ag2O है उसके लिए तापमान कितना है, T1 है, यानी T1 तापमान कम है तो इसका विघटन आसानी से हो जाएगा। T1 तापमान कम है तो इसका विघटन आसानी से हो जाएगा, 4Ag + O2 पहला इक्वेशन हो गया, यानी कि पहला रिएक्शन हो गया। दूसरा मर्क्यूरी ऑक्साइड के जब हम विघटन कराते हैं तो उसका तापमान T2 है, तो T2 तापमान पे मर्क्यूरी ऑक्साइड का भी आसानी से विघटन हो जाता है। तो इस प्रकार आपका कम तापमान पर यानी कि T1 तापमान पर सिल्वर ऑक्साइड का विघटन हो रहा है, T2 तापमान पर मर्क्यूरी ऑक्साइड का विघटन हो रहा है। इस प्रकार कम तापमान पर सिल्वर ऑक्साइड और मर्क्यूरी ऑक्साइड का विघटन हो जा रहा है। लेकिन जो तीसरी अभिक्रिया है जिसमें से आपका जिंक ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड की जो अभिक्रिया है वो तीसरा नंबर जो अभिक्रिया है उस तीसरी अभिक्रिया में जो आपका जिंक ऑक्साइड है वो जिंक और ऑक्सीजन में नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो तीसरी अभिक्रिया है वो काफ़ी उच्च तापमान पे हो रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे T3 है, तो अगर तापमान उच्च है यानी कि तापमान अगर उच्च है तो ऐसे कंडीशन में आपका खर्च बढ़ जाएगा। अगर आपका खर्च बढ़ गया है तो हमारे जीवन का और रसायन का ही एक ही फंडा है कि कम तापमान यानी कि कम खर्च पे अधिक उत्पाद मिलना चाहिए। लेकिन जिंक ऑक्साइड से जिंक प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसमें अधिक तापमान की ज़रूरत है। अगर आप तापमान अधिक देते हैं तो आपका जो खर्च है वो बढ़ेगा। अगर खर्च बढ़ेगा तो उसको हम वहन नहीं कर सकते, इसलिए हमने जिंक ऑक्साइड के विघटन करने के लिए हमने अपचायक लिया है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि अभिक्रिया 1 और अभिक्रिया 2 कम तापमान पर विघटित हो जाते हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो कम तापमान पर विघटित होते हैं उनके लिए हम अपचायक नहीं लेते, यानी उनके लिए अपचायक की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो तीसरी अभिक्रिया है जिसमें एक भी जिंक ऑक्साइड का विघटन उच्च तापमान पर हो रहा है, तो तीसरी अभिक्रिया में जिंक ऑक्साइड का विघटन उच्च तापमान पर हो रहा है तो खर्च अधिक होगा। खर्च अधिक होगा तो उस खर्च को हम वहन नहीं कर सकते, इसलिए हम तीसरी अभिक्रिया के लिए अपचायक लेंगे ताकि कम तापमान पर खर्च कम लगे और हमें धातु मिल जाए। तो इस प्रकार जिंक ऑक्साइड के साथ हमने कोक यानी कि कोयले का मिश्रण को गर्म किया और गर्म करने के बाद में हमको जिंक धातु मिल गया और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकल गई। ठीक है, उसके बाद में अभी आपका एक और ग्राफ हम बनाने वाले हैं, उसको और भी आपको अच्छे से समझाते हैं ताकि आपको लिंगम डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम तीसरा ग्राफ देखते हैं। यहाँ पर ये जो तीसरा ग्राफ है इसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन हमने पूछा आपसे कि जिंक ऑक्साइड के लिए निम्न तापमान पे कौन सा अच्छा अपचायक होगा। मतलब वो आपका कार्बन हो सकता है अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है कि जो तीसरी अभिक्रिया उसमें जिंक ऑक्साइड का विघटन उच्च तापमान पे होगा तो खर्च अधिक होगा, इसलिए हम तीसरी अभिक्रिया के लिए अपचायक लेंगे ताकि कम तापमान पर खर्च कम लगे। ठीक है, लेकिन अब सवाल यहाँ पर है कि जिंक ऑक्साइड का अपचयन कराने के लिए हमारे पास 2 अपचायक हैं, एक तो आपका है कार्बन और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सवाल यहाँ पर उठता है कि हमने जिंक ऑक्साइड का अपचयन कराने के लिए हमने कार्बन का ही उपयोग क्यों किया। तो यहाँ पर हमारा एक सवाल यहाँ पर है कि जिंक ऑक्साइड के लिए निम्न तापमान पे कौन सा अच्छा अपचायक है, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आप इस ग्राफ में देखिए, एक ग्राफ यहाँ पर ये मान लीजिए ग्राफ नंबर ए है, ये ग्राफ नंबर ए है। ठीक है, तो ये ग्राफ नंबर ए है, तो यहाँ पर हमने लिया है कार्बन ठोस होता है, उसके बाद में +1/2 यानी हाफ O2 लिया है। उसके बाद हमने बनाया है CO यानी कि ये आपका गैस हो गया। तो CO भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, लेकिन ऑक्सीजन 1/2 है।
फिर ग्राफ नंबर बी, तो ग्राफ नंबर बी में आपका कार्बन है, कार्बन सॉलिड है, उसके साथ हमने ऑक्सीजन लिया, गैस है, और वो जो उत्पाद बनाया वो आपका है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा जी है वो 0 है। कैसे आया इसके बारे में हम आपको चर्चा भी करेंगे। आपका तीसरा आपका ग्राफ है सी, यानी कि ग्राफ नंबर सी है, तो CO गैस है, फिर 1/2 O2 ये भी गैस है। उसके बाद में जो आपका यहाँ पर जो CO आ रहा है यानी CO2 आ रहा है वो भी गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले हम ग्राफ नंबर ए, फिर ग्राफ नंबर बी और ग्राफ नंबर सी इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद फिर हम समझेंगे कि निम्न तापमान पर जिंक ऑक्साइड के अपचयन करने के लिए कौन सा अच्छा अपचायक होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बता रहे हैं कि रेखा ए के लिए, यानी रेखा ए के लिए, तो रेखा ए में क्या आपका है कि कार्बन है सॉलिड और 1/2 O2 यानी कि ये है आपका गैस और CO भी गैस है। तो इस प्रकार हम लिखते हैं डेल्टा NG, यानी कि जो डेल्टा N है यानी कि आपका मोल में जो परिवर्तन है, गैस के मोल में परिवर्तन, वो आपका आता है NP - NR। NP मतलब 1 मोल हो गया, NR आपका कार्बन सॉलिड है तो NR कितना हो गया 1/2 हो गया। इस प्रकार ये जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अगर मोल की संख्या बढ़ रही है, यानी उस मोल की संख्या बढ़ रही है, यानी मोल की संख्या अगर पॉजिटिव आ रही है, मोल की संख्या बढ़ रही है, तो डेल्टा एस का मान बढ़ेगा। डेल्टा एस का मान बढ़ेगा तो टी डेल्टा एस का मान भी बढ़ेगा। डेल्टा एस का मान बढ़ेगा तो साथ में टी डेल्टा एस का मान बढ़ेगा। टी डेल्टा एस का मान अगर डेल्टा एच से अधिक हो गया तो जो डेल्टा जी है वो हो जाएगा निगेटिव। अगर डेल्टा जी निगेटिव हो गया तो जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये हो गया आपका ग्राफ नंबर 1, ये आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। दूसरा रेखा नंबर बी, रेखा नंबर बी में अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पाते हैं ये है कार्बन सॉलिड है, ये आपका ऑक्सीजन गैस है और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो इस प्रकार अगर आप उत्पाद में गैस देखेंगे तो NP बराबर 1 है और यहाँ पर आपका NR बराबर भी 1 है। तो इस प्रकार डेल्टा NG बराबर NP - NR यानी 1 - 1 = 0। अगर आपका जो मोल का जो परिवर्तन है वो शून्य आ रहा है, इसका मतलब है कि जो डेल्टा एस है वो शून्य होगा तो डेल्टा जी का मान भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कौन सी अवस्था आ जाएगी, साम्यावस्था आ जाएगी। अगर अभिक्रिया साम्यावस्था में है तो रेखा कैसी जा रही है, सीधी रेखा जा रही है। तो इस प्रकार जो आपका ग्राफ बी है वो बिल्कुल सीधी रेखा जा रही है और हमने यहाँ पे लिखा है डेल्टा जी 0 फॉर्मेशन = 0। ठीक है, अब उसके बाद में हम ग्राफ नंबर सी देखते हैं। ये ग्राफ नंबर सी आपका है, तो ग्राफ नंबर सी देखते हैं तो आपको दिख रहा है कि अभिकारक में यानी NR बराबर 1 ये CO के लिए हुआ और प्लस 1/2 ये NR के लिए हो गया और NP के लिए हो गया NP बराबर 1। ठीक, तो उत्पाद का जो मोल है वो 1 है, अभिकारक का जो मोल है वो है आपका 3/2। इस प्रकार जो रेखा नंबर सी के लिए हमने लिया है, तो रेखा नंबर सी के लिए डेल्टा N = NP - NR यानी 1 - NP कितना है, 1 है, NR कितना है 3/2। इस प्रकार कितना आ गया -1/2। अगर -1/2 आ रहा है इसका मतलब है कि मोल में परिवर्तन जो आ रहा है वो घट रहा है। अगर घट रहा है तो डेल्टा एस का मान भी घटेगा, तो डेल्टा एस का मान ऋणात्मक होगा। अगर डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो गया तो टी डेल्टा एस का मान जो है डेल्टा एस से कम होगा। अगर टी डेल्टा एस का मान एस से कम हुआ तो डेल्टा जी धनात्मक आ जाएगा। अगर डेल्टा जी धनात्मक आ गया तो आपका जो रेखा है वो किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब सवाल हमारा उठता है कि ZnO के लिए निम्न तापमान पे कौन सा अच्छा अपचायक है, कार्बन अथवा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, ये आपका है जिंक ऑक्साइड। यहाँ से यहाँ तक ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद फिर अचानक ही परिवर्तन हो गया। तो मैंने आपको पहले बताया कि जब ग्राफ में अचानक ही परिवर्तन हो जाए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो ग्राफ है वहाँ पे अवस्था परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो ग्राफ है सबसे पहले काट रहा है लाइन ए को। तो लाइन ए क्या है, कार्बन वाला लाइन है। ये टेम्परेचर आपका हो गया T1। उसके बाद फिर दूसरी बार काट रहा है वो दूसरा यानी कि आपका C और CO2, यानी C का CO2 में बदलना और C का CO में बदलना। तो सबसे पहले जो जिंक ऑक्साइड है वो किस को काट रहा है, वो काट रहा है C का CO में बदलने की जो क्रिया है तापमान T1। उसके बाद फिर वो काट रहा है C का CO2 में, तो वो हो जाएगा आपका T2। और सबसे लास्ट में जो जिंक ऑक्साइड का ग्राफ है वो काट रहा है CO से CO2 में बदलना, ये आपका हो जाएगा T3। तो आप इस ग्राफ से बिल्कुल क्लियर बता सकते हैं कि निम्न तापमान पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन कौन कर सकता है, कार्बन कर सकता है। और उच्च तापमान पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड या
कार्बन मोनोऑक्साइड भी आप करा सकते हैं, लेकिन हमने आपको पहले बताया कि टेम्परेचर कम होना चाहिए और डेल्टा जी का मान जितना संभव हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा ऋण होना चाहिए। तो इस प्रकार यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 0 है तो डेल्टा जी का मान नीचे की तरफ आएंगे तो ज़्यादा ऋण होगा, और ये टेम्परेचर भी कम है तो कम तापमान पे डेल्टा जी का मान अधिक से अधिक ऋण होगा। तो वो अभिक्रिया जो है वो अभिक्रिया आपकी सबसे अच्छी अभिक्रिया होती है, आपको कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पाद प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए एलिंगम डायग्राम में ध्यान देने योग्य बातें यहाँ पर हमने लिखा है। 2 बातों का आपको ध्यान रखना है। पहला तो ये हो गया कि ग्राफ में जो धातु ऑक्साइड ऊपर है, यानी ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ में जो भी धातु ऑक्साइड ऊपर है उसको वो सभी अपचयन करा देंगे जो धातु ऑक्साइड अथवा अधातु ऑक्साइड नीचे हैं। मतलब आपको ध्यान रखना है कि एलिंगम डायग्राम में जो धातु ऑक्साइड ऊपर है वो सभी धातु ऑक्साइड को वे सभी धातु ऑक्साइड अपचयित करा देंगे जिनका स्थान नीचे है। जैसे मान लीजिए कि एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन मैग्नीशियम करा सकता है, लेकिन ए तापमान पे, जैसे मान लीजिए कि आपका हो गया एल्युमिनियम का ऑक्साइड यहाँ बन गया, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो ग्राफ है ऊपर है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्राफ जो है वो नीचे है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन मैग्नीशियम करा सकता है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैग्नीशियम का जो ग्राफ है वो यहाँ पे अचानक ही ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कि इस प्लेस पर जो मैग्नीशियम धातु है वो किस में बदल रहा है, द्रव अवस्था में, यानी उसका अवस्था परिवर्तन हो रहा है। जब ये ग्राफ ए पॉइंट पे कट कर रहा है तो ए पॉइंट के नीचे तापमान पर मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम का अपचयन करा सकता है, लेकिन ए पॉइंट के जो ऊपर है वहाँ पर मैग्नीशियम एल्युमिनियम का अपचयन नहीं करा सकता। यानी कि ए पॉइंट का जो भी तापमान है उस तापमान के नीचे, मान लीजिए यहाँ पर आपका T1 तापमान है, तो ए पॉइंट जहाँ पर आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो ग्राफ है वो कट कर रहा है, तो उस ग्राफ के नीचे एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन मैग्नीशियम ऑक्साइड करा सकता है, लेकिन ए ग्राफ के ऊपर अगर आप जाते हैं तो मैग्नीशियम जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड का अपचयन नहीं करा सकता। इसके साथ साथ आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ हमने बनाया है ये ग्राफ आपका है जिंक प्लस O2, यानी कि हो जाएगा आपका 2ZnO। 2ZnO ऐसे कंडीशन में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जिंक ऑक्साइड का अपचयन, तो जिंक ऑक्साइड का अपचयन कम तापमान पे कौन करा सकता है, कार्बन, इसलिए हमने कार्बन का चुनाव किया है। तो आपको इस ग्राफ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो भी ग्राफ में जो भी धातु ऑक्साइड ऊपर है उसको वो सभी अपचयन करा देंगे जो धातु ऑक्साइड अथवा अधातु ऑक्साइड कहाँ है, नीचे हैं। ये आपको बिल्कुल याद रखने की चीज़ है। और दूसरी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा हम कम तापमान पर डेल्टा जी का मान अधिक ऋणात्मक हो उसको ही वरीयता देनी चाहिए, यानी कि टेम्परेचर कम हो और डेल्टा जी का मान जितना ऋणात्मक हो तो अभिक्रिया आपको कम खर्च में आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कुछ समीकरण लिखे हैं, इस समीकरणों को आपको ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का अपचयन करा करके हमको, यानी मेटल ऑक्साइड का अपचयन करा करके हमको मेटल और ऑक्सीजन प्राप्त करना है। तो ये मान लीजिए कि आपका रिएक्शन नंबर 1 है, कार्बन का हाफ O2 के साथ अभिक्रिया करा करके हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लिया, ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। फिर हाफ C प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू हाफ CO2, जो आपका समीकरण नंबर 3 है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि समीकरण नंबर 1 में और समीकरण नंबर 2 को हमने जोड़ दिया। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ा तो MO प्लस C, इस प्रकार हाफ O2 और हाफ O2 कैंसिल हो गए, तो आपके प्रोडक्ट में एक गैस बचा है, जबकि आपके अभिकर्मक में कोई गैस नहीं है। तो डेल्टा N बराबर NP माइनस NR करेंगे तो आपको 1 आएगा, जिससे डेल्टा S का मान बढ़ेगा। डेल्टा S का मान बढ़ेगा तो डेल्टा G का मान अधिक ऋणात्मक होगा, तो अभिक्रिया ये वाली हो क्या होगी, स्वतः होगी। दूसरा हमने किया, अभिक्रिया 1 और 3 को जोड़ दिया, यानी अभिक्रिया नंबर 1 और अभिक्रिया नंबर 3 को हमने जोड़ा। तो इस प्रकार हो गया आपका मेटल ऑक्साइड 1/2C, फिर 1/2 O2, फिर मेटल, फिर 1/2 O2, फिर 1/2 CO2। इस प्रकार 1/2 O2 और 1/2 O2 जो है आपका कैंसिल हो गया। तो हमें क्या दिख रहा है कि उत्पाद में 1/2 गैस है, यानी आपका जो CO2 है वो गैस है। तो आपका डेल्टा N बराबर हो गया प्लस 1/2। इसका मतलब है कि इसके लिए भी मोलों की संख्या बढ़ रही है, तो डेल्टा S का मान बढ़ेगा। डेल्टा S का मान बढ़ेगा तो डेल्टा G का मान जो होगा वो निगेटिव होगा, और अगर निगेटिव होगा तो यह अभिक्रिया स्वतः होगी। उसी प्रकार एक हम चौथी अभिक्रिया देखते हैं, जिसमें से आपका है CO गैस है,
1/2 O2 भी गैस है और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ये इक्वेशन नंबर 4 है। तो हमने क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1 यानी इस समीकरण को और ये चौथे समीकरण को हमने जब जोड़ा तो जोड़ने पर हमको क्या मिला कि 1/2 O2 यहाँ कैंसिल हो गया, 1/2 O2 यहाँ कैंसिल हो गया, ये भी आपके गैस है और साथ में ये भी गैस है। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि अभिकर्मक में CO 1 मोल गैस है और उत्पाद में 1 मोल CO2 ये गैस है। तो आपका जो डेल्टा एन है NP माइनस NR इजिकल टू 1 - 1 इजिकल टू 0, तो इसके लिए डेल्टा जी का मान 0 हो जाएगा। तो अभिक्रिया किस अवस्था में आ जाएगी, साम्य अवस्था में आ जाएगी। और अगर अभिक्रिया साम्य अवस्था में हुआ तो उसको उच्च तापमान दे करके आप अपचयन करा सकते हैं। और ये जो नीचे आप देख रहे हैं यही आपका है एलिंघम डायग्राम, जिसमें हमने अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग प्रकार का हमने ग्राफ बना करके आपको पूरी तरह से समझा दिया है। ये जो एलिंघम डायग्राम है इसमें मैंने आपको सीधे ये जो 2 पॉइंट दिया है, इस दोनों पॉइंट को बिल्कुल अच्छे ढंग से याद रखना है, तभी आप समझ पाएंगे कि कौन से धातु ऑक्साइड का अपचयन कौन सा धातु करा सकता है। जिसमें से हमने आपको बताया है कि ग्राफ में जो धातु ऑक्साइड ऊपर है उसको वो सभी अपचयन करा देंगे जो धातु ऑक्साइड अथवा अधातु ऑक्साइड क्या है, नीचे है। ठीक है, तो इस बात को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इस ग्राफ में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिसमें से जिंक ऑक्साइड का अपचयन ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इसके नीचे ये ग्राफ है, जिसका मतलब है जिंक ऑक्साइड का अपचयन कार्बन करा सकता है। इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन आपका कार्बन मोनोऑक्साइड में करा सकता है अथवा कार्बन डाइऑक्साइड में करा सकता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो आपका आयरन है, तो आयरन का ग्राफ ये है। तो आयरन के ग्राफ के दौरान आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले आयरन का जो ग्राफ है वो इस ग्राफ को काट रहा है। ठीक है, तो कम तापमान पे आयरन के लिए कम तापमान पे कार्बन अच्छा अपचायक है और उच्च तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड अच्छा अपचायक है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका कार्बन और कार्बन यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड वो आयरन के लिए आपका अच्छा अपचायक है, लेकिन निम्न तापमान पे, लेकिन उच्च तापमान पर जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उच्च तापमान पर आयरन ऑक्साइड का अपचयन करा सकता है। आप देख पा रहे हैं कि जो कॉपर की लाइन है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ है। इस प्रकार आप कॉपर का जो अपचयन है बहुत ही आसानी से कार्बन भी करा सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी करा सकता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड का जो अपचयन है वो कोई भी और कभी भी करा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका एलिंघम डायग्राम जो था, जो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, जी के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये आपका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन, आप अच्छे ढंग से इसको आप स्टडी कीजिए, अच्छे ढंग से आप वीडियो को देखिए और उस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं उसको अच्छे ढंग से आप नोट कीजिए। ओके, थैंक यू।